तो आज बात करते हैं स्मल परिवार की और उनके उन डरावने अनुभवों की जिन्होंने वेस्ट पिट्सटन पेंसिल्वेनिया में उनके घर को कह सकते हैं कि काफी बदनाम कर दिया। हाँ, ये कहानी है स्मर्ल हॉन्टिंग, एक परिवार का दुःस्वप्न से जुड़ी हुई, और हम कोशिश करेंगे कि इसकी तह तक जाएं। बिल्कुल। तो ये शुरू होता है 1973 में, है ना, जब जैक और जेनेट स्मल अपने परिवार के साथ, मतलब उनकी बेटियां और जैक के माता पिता भी थे, वो 328 चेस स्ट्रीट के एक डुप्लेक्स में रहने आए। हाँ, और बाद में जैनेट की बेटी डॉन भी साथ रहने लगी, तो पूरा भरा पूरा परिवार था। लेकिन ऐसा नहीं था कि आते ही कुछ अजीब होने लगा। शुरुआत तो शायद काफी मामूली चीजों से हुई थी। हाँ, बिल्कुल। पहले तो जैसे कोई टूल गायब हो गया, या कोई बिजली का सामान अपने आप चलने लगा, बंद होने लगा, दीवारों पर अजीब से निशान देखना, ऐसी चीजें जिन पर शायद आप शुरू में ध्यान भी ना दें। सही कहा। मतलब आप सोचेंगे कि चलो हो जाता है कभी कभी। एग्जैक्टली। लेकिन फिर धीरे धीरे वो मामला बढ़ने लगा। घर में अजीब सी बदबू आना, कुछ कोने अचानक एकदम ठंडे हो जाना, फिर आवाजें सुनाई देना, ऐसी आवाजें जिनका कोई सोर्स ना पता चले। और फिर तो चीजें और बिगड़ी। फर्नीचर अपने आप खिसकने लगा, लाइटें झूलने लगीं, और चीजें हवा में उछलने लगी। कभी कभी तो बहुत जोर से, जैसे कोई जानबूझकर फेंक रहा हो। चीजें हवा में उछलना, यहीं तक तो बहुत डर लग जाता है। लेकिन कहानी तो इससे भी आगे गई है ना। शारीरिक हमलों की बातें भी सामने आई। हाँ, और वो बहुत गंभीर दावे थे। जैसे उनके जर्मन शेफर्ड कुत्ते को कथित तौर पर दीवार पर फेंका गया, बेटियों को सीढ़ियों से धक्का देने की बात आई। ओह माय गॉड! और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला दावा था, वो जैक और जेनेट का था। उन्होंने कहा कि उन्हें राक्षसी ताकतों द्वारा यौन उत्पीड़न का अनुभव हुआ। ये तो बहुत ही भयानक है। मतलब सिर्फ डरावना नहीं, ये तो एक अलग ही लेवल का ट्रॉमा है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए 1986 में उन्होंने मदद के लिए एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया। वो उस समय पैरानॉर्मल जांच में काफी जाने माने नाम थे। हाँ, वॉरेन का नाम तो बहुत सुना है। उन्होंने क्या पाया? वॉरेन ने कहा कि घर में 4 आत्माएं हैं, एक बूढ़ी औरत, एक जवान लड़की, एक आदमी और एक दानव। दानव? हाँ, और उन्होंने घर में बहुत ज्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटी की पुष्टि की, जैसे ठंडी जगहें, काली छायाएं दिखना, चीजें हिलना, यहाँ तक कि शीशों पर मैसेज लिखे मिलना। और फिर चर्च भी शामिल हुआ इसमें। एग्जॉर्सिज्म के बाद भी आती है। हाँ, और एक बार नहीं, 3 बार कैथोलिक चर्च ने एग्जॉर्सिज्म की रस्में की। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि चर्च ऐसे मामलों में बहुत सोच समझकर कदम उठाता है। 3 बार? इसका मतलब उन्हें भी लगा कि मामला वाकई गंभीर है। जरूर। और कहा जाता है कि 1988 में जब चौथी बार रस्म हुई, उसके बाद ही ये गतिविधियां रुकी। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है ना? संदेहवादी क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल। CSIOP, जो पैरानॉर्मल दावों की वैज्ञानिक जांच करती है, उसके फाउंडर पॉल कुड्स ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि या तो कोई धोखा है या फिर मनोवैज्ञानिक वहम। अच्छा, लेकिन उनके पास क्या आधार था ऐसा कहने का? उनका मुख्य तर्क था कि परिवार ने स्वतंत्र जांचकर्ताओं को ठीक से, मतलब पूरी तरह से घर की जांच नहीं करने दी। और उन्होंने कुछ प्राकृतिक कारण भी सुझाए, जैसे हो सकता है सीवर से गंध आ रही हो, या घर में टीनेजर्स थे तो शायद उनकी कोई शरारत हो। ये भी एक एंगल है। और एक बात और भी है, जब स्मर्ल परिवार वो घर छोड़कर चला गया। हाँ, 1987 में वो चले गए, और उसके बाद जो लोग उस घर में रहने आए, उनमें से किसी ने भी ऐसी किसी अलौकिक गतिविधि की शिकायत नहीं की। ये बात संदेहवादियों के पक्ष को थोड़ा मजबूत करती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और जैक स्मर्ल की हेल्थ को लेकर भी कुछ सवाल उठाए गए थे। हाँ, कुछ संदेहवादी इस तरफ भी इशारा करते हैं कि जैक को पहले मेनिंजाइटिस हुआ था और उनकी ब्रेन सर्जरी भी हुई थी। तो उनका मानना है कि शायद इसका असर उनके अनुभव करने या उन्हें समझने के तरीके पर पड़ा हो। पर ये सिर्फ एक थियरी है, कोई पक्का सबूत नहीं। इस पूरे केस ने मीडिया का ध्यान भी खूब खींचा। 1988 में परिवार की किताब आई, द हॉन्टेड, वन फैमिलीज नाइटमेयर। फिर 1991 में टीवी फिल्म बनी, द हॉन्टेड। हाँ, और अब भी जैसा सुनने में आ रहा है, सितंबर 2025 में जो फिल्म आ रही है, द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स, वो भी इसी केस से प्रेरित है। तो ये कहानी बार बार लोगों के सामने आती है। सही। तो क्या चीज इस मामले को इतना महत्वपूर्ण बनाती है? मेरे ख्याल से कई चीजें हैं। पहली, इसकी अवधि और तीव्रता। ये सालों तक चला, और इसमें सिर्फ डर नहीं, शारीरिक हमलों के दावे थे। ये इसे ज्यादातर हॉन्टिंग कहानियों से अलग और ज्यादा गंभीर बनाता है। दूसरी बात, वो विश्वसनीयता का टकराव।
एक तरफ वॉरेन और चर्च जैसे लोग हैं जो इसे अलौकिक मान रहे हैं, दूसरी तरफ CSIOP जैसे वैज्ञानिक संदेहवादी हैं। ये विश्वास बनाम सबूत की लड़ाई जैसा लगता है। और शायद सबसे जरूरी, जैसा आपने पहले जिक्र किया, वो गहरा व्यक्तिगत आघात, खासकर जो कथित यौन हमलों की बात है, वो इसे सिर्फ एक भूतिया घर की कहानी नहीं रहने देती, ये बहुत ज्यादा पर्सनल और डिस्टर्बिंग हो जाता है। बिल्कुल। तो स्मॉल हॉन्टिंग सिर्फ कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र नहीं है, ये असल में एक जटिल मामला है जिसमें परिवार का भयानक अनुभव, विश्वास, शक, वैज्ञानिक पड़ताल और मीडिया का रोल सब कुछ मिला हुआ है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किसी चीज को हॉन्टिंग कहते क्यों हैं। क्या ये सिर्फ वो घटनाएं हैं, या उन घटनाओं से पैदा हुआ वो गहरा डर और विश्वास, या फिर वो कहानी जो समाज में बन जाती है, फैल जाती है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। व्यक्तिगत ट्रॉमा, बाहरी जांच, संदेह और कहानी कहने का तरीका, ये सब मिलकर एक ऐसी पहेली बनाते हैं जिसका अंत शायद खुला ही रहता है। और शायद इसीलिए स्मर्ल परिवार की कहानी आज भी इतनी चर्चा में है और हमें सोचने पर मजबूर करती है।